जय हिंद। आप सबका स्वागत है आस एजुकेशन सेंटर में। हम लोग जैसा कि जो फिजिक्स के एमसीक्यूज की शुरुआत किए हुए हैं, ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। ऑलरेडी इसके कुछ लेक्चर पढ़े होंगे, आप उसको जाके कृपया एक बार देख लीजिएगा। रिवाइज करते रहिए ताकि आपको जो है आसानी से सवालों को समझने में आपको थोड़ी सी जो है सहजता होगी। आप अपने साथ एक नोट कॉपी जरूर रखें ताकि जो है आप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको आप कैचअप कर सके, उसको आप लिख सकें। ठीक है, तो आज हम लोग वर्क पावर और एनर्जी से रिलेटेड जो है एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए जैसे कि वर्क बराबर क्या होता है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इनके बीच में कोई एंगल होगा तो क्या होगा, फोर्स इंटू कॉस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके अगर बीच में कोई एंगल बन रहा है तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। पावर के लिए क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है कार्य करने की दर होता है, वर्क अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम बोलते हैं पावर बोलते हैं। एनर्जी में क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, ये कैपेसिटी बोलते हैं इसको हम लोग, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है। ठीक, कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग पावर बोलते हैं, और कार्य किसको बोलते हैं तो बल गुणे विस्थापन को हम लोग कार्य बोलते हैं। तो आज हम लोग जो है इसी से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज जो है पहला सवाल देखिए, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी कुल ऊर्जा जो है क्या होगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई चीज देखिए, जब कोई मुक्त रूप से ऊपर से गिर रहा है, कोई ऊपर से जो है कोई चीज ऐसे फॉल कर रहा है, तो जब भी कोई चीज नीचे नीचे की तरफ आएगी तो होगा क्या, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है नीचे की तरफ खींची जा रही है। ठीक, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की ओर खींची जा रही है। तो होता क्या है आपको ये समझ लीजिए, ऊपर की तरफ जो होता है ना, ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य हो जाती है। और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्स हो जाता है, मैक्सिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे शून्य हो जाती है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जब मुक्त रूप से वो पृथ्वी की ओर गिरेगी तो कुल ऊर्जा पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कुल ऊर्जा की बात करते हैं, जब भी हम लोग कुल ऊर्जा की बात करेंगे, टोटल एनर्जी की बात करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जरा देखिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी अधिक था, अब क्या हो गया, जीरो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस तरह से देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और जो काइनेटिक एनर्जी अपना जीरो था अभी मैक्सिमम हो गया। इससे यह पता चल रहा है कि अगर कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा में क्या था, पहले जो स्थितिज ऊर्जा थी अब किस में बदल गई, वो गतिज ऊर्जा में बदल गई। इस तरह से देखा जाए कुल ऊर्जा तो बराबर ही हुआ ना, बराबर हुआ, ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई इसमें जो है किसी तरह का कमी आ गई। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था वो किस में बदल गया, गतिज ऊर्जा में बदल गया। इसलिए कुल ऊर्जा की बात करेंगे तो कुल ऊर्जा हमारा क्या होगा, अभी भी जो है बराबर होगा। इसलिए अचर बोलेंगे इसको, हम लोग क्या कहेंगे, अचर बोलेंगे। अगर एक की बात करता तो अगर नीचे की तरफ गिरता है तो क्या होता है, क्या बढ़ता है, तो बोलेंगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या घटता है, पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है। ठीक, अचर रहेगा तो कुल ऊर्जा, जो टोटल एनर्जी होगा वो अचर रहेगा। टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होगा, वो जो है हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक, और अगर हम यहाँ पे बोलते कि जो है पहले बढ़ता फिर घटता, ये जो है हम लोग इस टर्म में यहाँ पे ये वाला लागू नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऊपर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी हाई रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा वहां पे, और जब नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, तो हम लोग को पता है कि जो महासागरों में जो आपका जो है पानी जो होता है लेयर बाय लेयर बने होते हैं, वो हर एक लेयर का क्या होता है, अपना अपना जो है एक तापमान होता है। अलग जो सूर्य के रोशनी जिसके ऊपर ज्यादा पड़ेगी वहां का क्या होगा, ऑब्वियस है पानी वहां का ज्यादा, वाटर बॉडी ज्यादा गर्म होगा। इससे क्या पता चलता है कि धीरे धीरे क्या होता है, उष्मा जो बढ़ते जाती है, जो ऊपर वाली जो परत होती है आपके जो है महासागरों के, वो क्या होगा, उसमें जो है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जबकि नीचे की तरफ क्या होगा, थोड़ा ठंड होगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक लेयर का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो महासागरों में जो तापीय जो उष्मा उत्पन्न होती है उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, उनके लेयर के बीच का जो है अलग अलग टेम्परेचर है, उनके लेयर का बीच का जो अलग अलग टेम्परेचर होता है वही उसका मेन कारण होता है। तो हमसे कोई पूछेगा क्या बोलेंगे, जैसे तो तापीय ऊर्जा का कारण क्या होगा, महासागरों में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा। महासागरों में जो संचित तरंगों में जो संचित ऊर्जा है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं ज्वारीय ऊर्जा में।
टाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा में करते हैं। महासागरों में विभिन्न स्तरों में ताप में अंतर, ये होता अपना, ये अपना होगा। तो क्या होता है, विभिन्न स्तरों में क्या होता है, तापों में अंतर होता है, यही कारण है महासागरीय तापीय ऊर्जा का। महासागरों में विभिन्न स्तरों पे जो है दाब में अंतर होता है, तो दाब में अंतर के कारण क्या होता है, प्रवाह होगा, फ्लो इसी के कारण होगा। हमेशा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी। दूसरा जो है महासागरों में उत्पन्न ज्वार, महासागरों में उत्पन्न जो ज्वार होता है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसका कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल किसका, सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण क्या होता है, महासागरों में आपका जो है ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा का कारण क्या होगा महासागरों में, तो उसके विभिन्न स्तरों पे ताप में अंतर, उसके अलग अलग स्तर होंगे और सबका लेयर का तापमान अलग अलग होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सौर कुकर का कौन सा भाग जो है पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी। पौधा घर मतलब जो नर्सरी होता है जहां पे हम लोग पौधों का ग्रो करवाते हैं। नर्सरी में पौधों का ग्रो बहुत तेज होता है, क्यों, क्योंकि पौधे के जो ग्रो के लिए जितना तापमान चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, वहां पे सब रहता है। तो हम लोग को क्या पूछा जा रहा है कि सौर कुकर का कौन सा भाग जो है आप जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करने के लिए आप वहां पे जो है इस्तेमाल करेंगे। तो जो नर्सरी होती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, नर्सरी की जो है पूरा का पूरा जो सीट होता है वो शीशे का बना दीजिए। शीशा का बना देंगे तो क्या फायदा होगा, शीशे से सूर्य की रोशनी आ तो जाएगी लेकिन वापस जा नहीं पाएगी। इससे क्या होगा, वहां का टेम्परेचर एक समान रूप से बना रहेगा। याद रखिएगा, पौधे के विकास के लिए टेम्परेचर का एक समान होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर कम हो गया तो भी खराब हो जाएगा, पाला मार जाएगा, टेम्परेचर अधिक हो गया तो भी मुरझा जाएंगे। तो अगर पौधों को एक समान रूप से वृद्धि करना है तो उनके लिए क्या होता है, एक आदर्श टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है, जिसका हम लोग किससे उत्पन्न कर सकते हैं, हम लोग ग्लास की शीट लगा देंगे। इससे क्या होगा, सूर्य की रोशनी आए तो आएगी लेकिन जा नहीं पाएगी। इससे क्या होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म होता शुरू हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करेगा ये। ठीक है, तो ग्लास का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। चलिए अगले सवाल की तरफ। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी। देखिए, तो पवन चक्की क्या होता है, एक ऐसा वाला टावर होता है। इसी टावर पे क्या करते हैं हम लोग, जो है बड़े बड़े ब्लेड लगा देते हैं, ब्लेड होते हैं, ये घूमेगा। तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं विंड मिल। ये अपना जो है विंड मिल है। यहाँ पे क्या होता है आपका जो है विंड की वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। यहाँ पे कम से कम विंड का स्पीड जो होना चाहिए था वो कम से कम 11 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर आवर के आसपास होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या, देखिए, जो विंड की स्पीड आएगी वो क्या करेगा, ब्लेड को रोटेट करेगा। ब्लेड रोटेट करेगा तो ब्लेड किसके साथ कंबाइन होगा, टरबाइन के साथ। ब्लेड किसके साथ जुड़ा होता है, टरबाइन के साथ। वो टरबाइन किसके साथ कनेक्टेड होगा, तो जनरेटर के साथ। और जनरेटर क्या करेगा, ये आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। नहीं, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल देगा। तो जो घूर्णन ऊर्जा थी उसी को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है उत्पन्न करने में हम लोग जो है कौन सा जो है फैक्टर इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक, उत्पन्न ऊर्जा आखिर पवन में जो है, पवन चक्की जो विंड मिल होता है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस पर निर्भर करेगा। वर्षा ऋतु में अधिक होता है क्योंकि नम्न वायु होने के कारण पंखुड़ियों में वायु की अधिक द्रव्यमान टकराता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको तो स्पीड चाहिए, द्रव्यमान से क्या, हमको स्पीड चाहिए, तेजी से घूमना चाहिए, विंड का स्पीड अधिक होना चाहिए। अगर नमी हो जाएगा तो कम हो जाएगा स्पीड। मीनार की टावर की ऊंचाई पर निर्भर करता है, नहीं, ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। हमको खाली पवन का वेग चाहिए, बस वेग कहीं मिल जाएगा, कम हाइट पे मिल जाए तो ठीक है, ऊंचाई पे मिल जाए वहां भी ठीक है, हमको खाली वेग चाहिए। तो पवन का वेग चाहिए, पवन का वेग बस मायने रखता है यहाँ पे, और कोई चीज नहीं। मीनार के निकट ऊंचे वृक्ष लगाकर बढ़ाई जा सकती, नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कि पेड़ लगा देंगे तो हवा बढ़ जाएगा। हवा तो जब प्रेशर में डिफरेंस होता तभी ना आता, हमेशा हवा क्या होगा आपका, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो हमको क्या करता है, पवन के वेग पर निर्भर करेगा आपका पवन चक्की में कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। तो जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो बोलता है उसमें जो है अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट,
ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में क्या होता है, हम लोग बांध बनाते हैं, बांध बना के पानी को स्टोर करते हैं। जब पानी को आप ऊंचाई पे स्टोर करेंगे, बांध बना के ऊंचाई पे स्टोर करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी ऊंचाई के कारण, mgh। ठीक, यही एनर्जी किस में बदलेगी, यही एनर्जी को जब हम लोग बांध से पानी को छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, उसमें गतिज ऊर्जा आएगी, तो गतिज ऊर्जा होगी। ये गतिज ऊर्जा जाके टकराएगी किसके साथ, तो टरबाइन के साथ। हम लोग टरबाइन एक फिट कर देंगे वहां पे, तो टरबाइन में जाके टकराएगी, और टरबाइन के साथ क्या कनेक्टेड होगा, जनरेटर होगा, जनरेटर, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब कि हम लोग जो है जल विद्युत जो है, जल से जो विद्युत बनाते हैं उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको पानी चाहिए, और पानी में स्टोर एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, उसका जो स्थिति ऊर्जा का मान जो है बहुत अधिक चाहिए। और स्थिति ऊर्जा का मान किस पे डिपेंड करेगा, ऊंचाई पे। ये देख रहे हैं यहाँ पे एच, जी और एम, द्रव्यमान, द्रव्यमान ऑब्वियस है, जितना ज्यादा पानी होगा उतना बढ़िया। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक तरह से फिक्स ही होगा। तीसरा जो है आपका एच, एच में आप बदलाव कर सकते हैं, जितना बांध ऊंचा बनाएंगे उतना ज्यादा जो है एच का मान बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टोर एनर्जी उतना अधिक बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो है अगर हम लोग विद्युत शक्ति संयंत्र में जो है ज्यादा से ज्यादा विद्युत शक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो उसकी जो है ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी। तो ऊंचाई बढ़ाएंगे, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, और स्थिति ऊर्जा अधिक होगी तब विद्युत भी ज्यादा उत्पन्न होगा। जल के ताप में वृद्धि होती नहीं, विद्युत उत्पन्न करने की अधिक स्थिति ऊर्जा उपलब्ध होगी, यहाँ स्थिति ऊर्जा अधिक होगी। ये देखिए इस अधिक अधिक स्थिति ऊर्जा मिल जाएगी। ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। जल के अधिक अणु आयनों वियोजित हो जाते, ये भी नहीं है, ये सब नहीं है। तो क्या सही होगा, सही होगा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिति ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, ये एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ। पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकरण, असत्य कथन कौन सा होगा। ठीक, तो पवन चक्की जो था क्या कर रहा था, जो जो ब्लेड घूम रहा था आपका, उसी को हमने टरबाइन कनेक्ट कर दिया, और टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से क्या कर रहा, आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था। नहीं, तो यहाँ पे जो ये अपना जो टावर बना के हम लोग जो यहाँ पे जो है ये जो ब्लेड बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे ब्लेड फिक्स कर देते हैं। ठीक, इसी को हम लोग विंड मिल बोल रहे हैं, अपना विंड मिल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना बस विंड का स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, विंड की स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। विंड का स्पीड जितना ठीक अधिक होगा उतना बढ़िया है। 11 किलोमीटर पर आवर हो जाए कम से कम, या 15 किलोमीटर पर आवर, नहीं ये सब जो है मिनिमम के कैटेगरी में आता है, इतना कम से कम आपके पास होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो भी ठीक है, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, बहुत अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा ब्लेड वगैरह। तो ये है अपना। अब आ जाइए, तो विंड की स्पीड होनी चाहिए अपने पास कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा असत्य कथन पूछ रहा है, असत्य कथन। तो बोल रहा है खुले स्थान पे न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। तो खुले स्थान पे जो है न्यूनतम पवन ऊर्जा की स्थापना जो है, पवन ऊर्जा की जो है अपेक्षा की जाती है खुले स्थान पर न्यूनतम। खुले स्थान पे जो है तो ज्यादा मिलेगा ना, खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, नहीं खुले स्थानों पे तो ज्यादा मिलेगा, पवन की स्पीड अधिक होगी। हम लोग से क्या असत्य पूछा है, ठीक है असत्य पूछा है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन की स्रोत होता है। नहीं, पवन का स्थिति ऊर्जा से क्या लेना देना, हमको तो गतिज चाहिए ना, हमको जो है गतिज ऊर्जा चाहिए, गतिज ऊर्जा। तो ये गलत हो गया और हमसे गलती पूछ रहा था, यही सही होगा, ये सही हो जाएगा। पवन चक्की की पंखुड़ियां मतलब ब्लेड से टकराने वाली पवनें पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती हैं, इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जा सकता, सही है। पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विद्युत जनित टरबाइन है, ये भी सही है, टरबाइन की ही मदद से तो हम लोग करते हैं। नहीं, तो यहाँ पे सब का सब है, आपको याद रखना है कि हम लोग जब भी वो आपका जो ब्लेड रोटेट करेगा, ये आपका ब्लेड जो है ब्लेड में क्या होगा, रोटेशन होगा, ब्लेड में रोटेशन होगा, ये कनेक्ट होगा आपके टरबाइन के साथ, टरबाइन कनेक्टर होगा जनरेटर के साथ, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो है दूसरा कथन गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पहले एनर्जी का जो है क्या क्या हो सकता है। एनर्जी का जो यूनिट होता है, तो एनर्जी का यूनिट जो होता है एक आपका होता है जूल, आपका एक होता है न्यूटन मीटर, एक होता है किलोवाट आवर भी हो सकता है। और एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता होती है।
कार्य करने की क्षमता, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल है, किलोवाट घंटा भी है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट नहीं है। किलोवाट किसका होता है, किलोवाट पावर का होता है, पावर का होता है, ठीक, शक्ति का होता है, पावर, पावर, पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम। और पावर का यूनिट क्या क्या होता है, पावर का यूनिट होता है एक आपका जो है वाट होता है, नहीं, एक जूल पर सेकंड भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है, साथ ही साथ एक जो है किलोवाट होता है, एक हॉर्स पावर होता है, एक मेगावाट होता है, एक गीगावाट होता है। ये सब जो है इसके मात्रक है, किसके, आपके शक्ति के। हमसे क्या पूछा, ऊर्जा का कौन नहीं है, तो ऊर्जा का ये होगा किलोवाट। चलिए अगले वाले में चलते हैं। बांध में संग्रहित जल में क्या होगा, तो बांध में जो संग्रहित जल होता है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, नहीं, ऊंचाई पे निर्भर करता है, जितना अधिक ऊंचाई होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो है क्या होता है उसमें, तो स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊंचाई के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है उसको पानी को स्टोर कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचना चाह रहे हैं, आप उसको पानी को बांध बना के ऊपर रखे हुए हैं, तो इस तरह से उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। गतिज ऊर्जा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, के इक्वल टू 1/2 m और v का स्क्वायर। तो वही स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में, फिर उसी से हम विद्युत बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा बांध में संचित कैसा हो, स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला सवाल, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना हो गया। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखिए कार की स्थितिज ऊर्जा तो कुछ नहीं होगा ना, कार की स्थितिज ऊर्जा में वेग कहाँ से आ गया, mgh, यहाँ वेग है ये नहीं है। अगर काइनेटिक एनर्जी बोलता तब उसमें वेग आता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अगर वेग को 4 गुना कर दिया गया, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमसे गतिज ऊर्जा पूछता, तो यहाँ पे जो है वेग को जो है 4 गुना कर दिया, तो गतिज ऊर्जा पूछता, अगर गतिज ऊर्जा पूछता तब हो जाता 16। तो गतिज ऊर्जा 16 गुना होता, नहीं, ये जो गतिज ऊर्जा आरंभिक, ये वहां पे 16 गुना क्या होता, 16 गुना जो है ये गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा पूछता तब 16 गुना होता, लेकिन स्थितिज ऊर्जा तो कुछ नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा तो शून्य की शून्य रहेगी ना, स्थितिज ऊर्जा कहाँ, गति के कारण तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा आप, यहाँ पे जो वेग की बात कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा में वेग नहीं होता, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर परिवर्तित नहीं होगा, ये हो जाएगा। चलिए अगले में, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो बोल रहा है कि जो है कार्य किस पर निर्भर करेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल और गुणे में विस्थापन, ठीक है। तो ये होता है वर्क फोर्स इंटू जो है डिस्प्लेसमेंट, और अगर इनके बीच में कोई थीटा बन रहा है तो एंगल बन गया। इस तरह से जो है वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे, वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे, नहीं। तो इसका मतलब विस्थापन है, बल पे डिपेंड करेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करेगा, इन सब पे निर्भर करेगा। किस पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं पूछा है तो पिंड का वेग पर, आरंभिक वेग पर। म्यू से कुछ नहीं लेना देना, यू से कुछ लेना देना है, आरंभिक वेग से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक, बाकी तीनों का प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगले तरफ पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें क्या होगा, तो h ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है, तो यहाँ पे संशोधित कर लीजिएगा, यहाँ पे सवाल में h/2 होगा। तो जब आधे ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो आपको क्या याद रखना है कि जब हम लोग जो है ऊपर की तरफ होते हैं, यहाँ पे जब h ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है, h होता है, तो h पे क्या होगा, h पे जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 हो जाता है। और जब हम लोग नीचे आ जाएंगे, जब नीचे आ जाएंगे, ठीक, तो जब नीचे आ जाएंगे, जब h बराबर क्या हो, 0 हो जाए, ठीक, तो इस समय क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, बीच में जब h/2 हो जाए, बीच में, तो बीच में आप क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, तो जैसे हम नीचे आते हैं तो क्या होता है,
पोटेंशियल एनर्जी कम होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए जब हम बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे हम बीच में आएंगे तो जानते हैं बीच में जैसे आएंगे तो गतिज ऊर्जा आपकी स्थिति ऊर्जा आधी हो जाएगी और हमारा जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। बीच में है ना हम लोग, तो दोनों क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। कब की बात बता रहा है, जब ये हम बीच की बात कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई चीज नीचे ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। तो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आएगा जहां पे आपका जो स्थितिज ऊर्जा आधा हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक, जितना स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतना ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। इसलिए दोनों क्या होगा, आधी स्थितिज ऊर्जा आधी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कब की बात बोल रहे हैं, जब आधा दूरी पे हो जाए तब, h/2 में होगा तब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। तो ऋणात्मक कार्य के प्रकरण बल और विस्थापन। तो देखिए आपको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और इनके बीच में थीटा होता है। तो कॉस थीटा का मान क्या क्या हो सकता है, कॉस थीटा जो है कब जो है आपका जो है कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा मिनिमम कब होगी, तो जब थीटा इक्वल टू क्या 180 हो जाए। 180 होगा तो क्या होगा, कॉस 180 का वैल्यू जो होता है माइनस में 1 होता है। ठीक, और एक जो है कॉस 120 होता है माइनस में 1/2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल कितना हो, 180 का हो। मतलब कुछ ऐसा, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो, 180, और 180 का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अगर ऋणात्मक कार्य चाहिए तो -1। जीरो हो गया तो क्या, जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वर्क हो जाएगा, मैक्स वर्क हो जाएगा। जब दोनों के बीच में, क्योंकि कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो, कॉस थीटा में जो है, कॉस थीटा में जो जीरो होता है, कॉस जीरो का वैल्यू जो है 1 होता है। यहाँ कार्य मैक्सिमम हो जाएगा। कॉस 90 में जो है, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो सबसे मिनिमम वर्क यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क के लिए जीरो, मिनिमम वर्क के लिए 90। ठीक है, और नेगेटिव वर्क के लिए 180। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ये है नेगेटिव वर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे और 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के समान व्यास हैं। व्यास समान कर दिया, दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं, वे भूतल पर 10 मीटर ऊपर होते हैं, तब इनमें क्या समान होगा। भूतल में जब ऊपर की तरफ होंगे तो क्या समान होगा। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, पहले कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपको संबंध निकालना पड़ेगा। आपको पहले स्मॉल जी के बारे में जानना पड़ेगा। जब भी कोई चीज ऊपर से गिरती है तो किसके अधीन गिरती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तभी तो गिर रही हो, अपने से कैसे गिर जाएगी। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो पृथ्वी जब उसको गुरुत्वाकर्षण बल लगा के अपनी तरफ खींचेगा तो उसका वेग लगातार बदलेगा। तो जो वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण हो जाएगा। अब त्वरण किसके कारण हो रहा है, त्वरण यहाँ पे जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। इसीलिए हम इस त्वरण को बोलते हैं गुरुत्व जनित त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। अब हमको देखना है कि स्मॉल जी किस पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पिंड को नीचे ला रहा है उसके लिए जी जिम्मेदार है, स्मॉल जी जिम्मेदार है। तो आप यहाँ पे रिलेशनशिप देख सकते हैं, क्या होता है हमारा जो है MEM/RE का स्क्वायर, अपना जो है ग्रेविटेशनल लॉ F=G MEM/RE का स्क्वायर होता है। अब जरा देखिए हम लोग क्या F= क्या होता है, MA होता है, W बराबर क्या होता है, M×G होता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्या होता है, वेट भी एक तरह का क्या है, फोर्स ही तो है। तो फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग जो है, F बराबर MA के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको mg भी तो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे क्या की F बराबर हम लोग mg लिख रहे हैं। अब तो जैसे हम यहाँ पे जो है F बराबर हम क्या कर दी, यहाँ पे mg लिख रहे हैं, तो क्या बचा G MEM/RE का स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं M से M कट गया, तो बचा आपका जी बराबर क्या हो रहा है, कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर। तो जरा देखिए तो यहाँ पे स्मॉल जी किस पर निर्भर कर रहा है, स्मॉल जी तो पृथ्वी के द्रव्यमान पे और पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। मतलब जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर नहीं करता, स्मॉल जी किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के जो है द्रव्यमान या उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक, तो वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 किलो हो
3 किलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनका सतह का क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए तो इसके ऊपर जो वायु का प्रतिरोधी बल लगेगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा, इनकी गति कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में क्या किया, समान व्यास दे दिया है, तो चूंकि व्यास समान है तो यहाँ पे जो है दोनों पे एक समान प्रतिरोधी बल लगेगा, जो वायु का घर्षण बल होगा वो एक समान रूप से लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो जी द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, इसलिए क्या होगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के ऊपर जो है एक समान त्वरण लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी चीजें नहीं होगा क्योंकि बाकी चीजें सब निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल त्वरण ही होगा। यहाँ पे केवल जो है त्वरण होगा, क्योंकि त्वरण अपना यहाँ पे जो है फिक्स है। तो त्वरण यहाँ पे केवल जो है ये त्वरण एक समान होगा, क्योंकि ये एम पे निर्भर नहीं करता। जबकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये एम पे निर्भर कर रहा है ना, एम जी एच, एम आ गया यहाँ पे। गतिज ऊर्जा में देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है 1/2 mv², तो एम आ गया कि नहीं आ गया। संवेग बराबर क्या होता है, P इक्वल टू होता है m इंटू वी, यहाँ पर भी m है। तो बाकी सब जो है मास पे निर्भर कर रहा है, जी निर्भर नहीं करता। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जी होगा, एक समान त्वरण होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बता, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए आप, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य वो होता है आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बोलते हैं उसका, वो होता है माइनस में एम जी और एच होता है। ठीक, तो ये कब होता है, जब हम लोग किसी द्रव्यमान को ऊंचाई पे उठाएं, उठा के उसको रखे तब होगा। उठा के रखना चाहिए, उठा दे तब जाके हम उसको बताएंगे, नहीं उठा के रखा हो, स्थिर हो, उठाया तब। यहाँ क्या कर रहा है, उठाया है लेकिन उसको गति कर रहा है, साथ ही साथ गति कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो यहाँ पे आपका ये होगा वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू आपका जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब लेकिन यहाँ पे जो है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, साथ ही साथ जो है इनके बीच का एंगल देख लीजिए। अब यहाँ पे जरा देखिए तो जो इनके बीच में जो है, चूंकि वो बस्ता को खुद लेके घूम रही है, बस्ता को अपने साथ लेके घूम रही है, तो कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पा रहा है। जैसे जो द्रव्यमान है और आपके बीच में जो फोर्स लगा रहा है, आपने फोर्स लगाया उस पे बस्ते के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है। ठीक, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 0, इसलिए क्या होगा यहाँ पे फोर्स इक्वल टू आपका जो है आपका जो है एफ इंटू एस, जो वर्क हो रहा है ये भी क्या होगा, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, विस्थापन यहाँ पे आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा। या फिर आप ये समझ लीजिए जो है अपने साथ उठा के ही ले जा रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल भी देख लीजिए। नहीं, अपने साथ ही उठा के ले जा रहे हैं तो एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। 90 में भी क्या होता है, 0 होता है, कॉस थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग उसको फेंकना था कहीं पे, आप फेंकना था, साथ लेके चलेंगे तो नहीं हो जाएगा। ठीक, साथ लेके चलेंगे तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, और कॉस 90 में क्या होता है, कॉस 90 में भी 0 हो जाता है, तो वर्क इक्वल टू 0 ही होगा। कुल मिला के वर्क 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगला चलिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होगा, जब ऊपर हथौड़ा हम लोग उठाते हैं, हथौड़ा जब भी आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक, तो हथौड़ा जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, और स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होती है। नहीं, स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, वस्तु में जो है स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी में जो है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा। मांसपेशी में कैसा होता है, तो मांसपेशी में भी स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी होगा, जहां पे मोशन होगा वहां पे गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जहां पे रोटेशन होगा, जहां पे कोई चीज चलेगा रोटेट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा है। फैन, फैन का चलना यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी है। गतिज ऊर्जा जहां पे मोशन हो। तो इस तरह से हथौड़े, अगर हथौड़े
ऊपर उठाए गए हथौड़े में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक, ऊपर हटाए गए हथौड़े में ऊपर उठा के आपने रखा है, स्थितिज ऊर्जा है। जब उसको आप मारेंगे तब उसमें गतिज ऊर्जा आएगी, तो वही स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जब आप हथौड़े को उठा रहे होते हैं तो उठाते समय उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो जब उठाएंगे तो गतिज ऊर्जा, और फिर उठा के जब ऊपर रख लेंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा में कौन सा रूप नहीं होगा। तो साइकिल की सवारी करेंगे, गतिज ऊर्जा गति के कारण होगा, उष्मा भी होगा घर्षण के कारण। जहां कहीं भी जो है घर्षण होगा वहां पे गतिज ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा भी होगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्योंकि रोटेशन हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, तो जहां भी जो है रोटेशन हो आपका जो है, रोटेशन हमेशा याद रखना, रोटेशन क्या प्रोड्यूस करता है, हमेशा जो है मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है रोटेशन। रासायनिक कभी नहीं हो सकता, रासायनिक ऊर्जा तो बैटरी देगी ना। ठीक है, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यही उत्पन्न नहीं होगा, बाकी सब उत्पन्न होगा अगर आप साइकिल चला रहे होंगे तो। ठीक है, तो आप साइकिल चलाते समय इन सब का महसूस कर सकते हैं। घर्षण होगा पहिया और आपके जो है सड़क के बीच में, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। आप साइकिल को लगातार चला रहे हो, मोशन में है, तो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी। ठीक, 1/2 mv² वेलोसिटी है उसके पास, गति है तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा क्योंकि वो घूम रहा है, पहिया लगातार घूमेगा, रोटेशन हो रहा है, तो इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा भी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा। हमेशा याद रखना है, किसी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही क्या बनेगी, वही जो है गतिज ऊर्जा बनेगी। तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा किसमें कन्वर्ट होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा कन्वर्ट होती है गतिज ऊर्जा में। उसी तरह से गतिज ऊर्जा कन्वर्ट होता है अपना स्थितिज ऊर्जा में। जैसे आपका कोई जैसे ये होता है अपना स्प्रिंग है 1/2 kx², नहीं के स्प्रिंग का गुणांक है और के उसके लंबाई में परिवर्तन है। तो ये जब हम लोग स्प्रिंग को सिकुड़ते हैं, स्प्रिंग को जब संकुचित करते हैं तो उसमें जो है लंबाई में परिवर्तन होता है। लंबाई में जो परिवर्तन होगा उसमें जो है गतिज ऊर्जा का कारण बनेगा। जब उसमें लंबाई में परिवर्तन होगा तो वही गतिज ऊर्जा क्या होगा, वही गतिज ऊर्जा आपके पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बदलेगा आपके पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब उसको आप छोड़ेंगे, बल हटाएंगे, तो फिर अपनी पुरानी स्थिति को पाना चाहेगा, तो उसमें गति आ जाएगी, गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक, तो किसमें बदलेगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। रासायनिक ऊर्जा कहाँ मिलेगा, तो आपको बैटरी वगैरह में मिलेगा। बैटरी में ना मिलता है रासायनिक ऊर्जा, तेल वगैरह में जो बैटरी होती है उसमें मिलेगा। यांत्रिक ऊर्जा आपके जो है ये कार वगैरह है, नहीं आपका फैन वगैरह है, ये सब जो है जहां पे रोटेशन हो उसमें ऊर्जा कहाँ मिलेगा, हीट इंजन, हीट इंजन जो है कार वगैरह जो है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने वाले चंद्रमा, चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा। तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रही है, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पर, और एक समय बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके द्वारा विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और हम लोग को पता है W बराबर क्या है, बल गुने विस्थापन। तो अगर विस्थापन शून्य हो गया तो हमारा कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से चंद्रमा द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमे, या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमे, या ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमे, क्योंकि उनका विस्थापन शून्य है। वित्तीय गति में कोई भी चीज गति कर रहा है तो उसका विस्थापन शून्य होगा, और अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। चलिए, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाए, ठीक, v जो है 2v कर दिया जाए, ठीक है, दुगना कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाएगा। तो n का मान क्या है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको ये समझना है खाली, गतिज ऊर्जा जो होता है किस पर निर्भर करता है, 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा समानुपाती है किसके, v² के। तो यहाँ पे क्या किया गया, v क्या कर दिया गया, v क्या कर दिया गया, पहले की अपेक्षा दुगुना 2 कर दिया गया, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ये। तो ये होता अपना, वेग को दुगुना करेंगे तो गति ऊर्जा 4 गुना, वेग को 3 गुना कीजिए तो आपका गति ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर है, स्क्वायर के अनुसार बढ़ जाएगा। चलिए अगले तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होगा।
तो ऊंचाई से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिरना शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्स होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो मिनिमम होगा। अब जब नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्स होगा। तो अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है, इस तरफ गिर रहा है, तो इस तरफ गिरेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो इसी अनुपात में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, कहाँ गया, इसमें गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, नहीं, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक, तो नीचे की तरफ आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगी। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति, पावर, तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने का रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। और इसका यूनिट क्या क्या लेते हैं हम लोग, पावर का यूनिट क्या क्या ले सकते हैं, पावर का एक यूनिट होता है जूल अपॉन सेकेंड, एक होता है वाट, एक होता है किलो वाट, एक होता है हॉर्स पावर, एक होता है मेगावाट, एक होता है गीगावाट। हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, तो हॉर्स पावर होगा यहाँ पे एचपी, एचपी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, एचपी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो इंडस्ट्री में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो एचपी का इस्तेमाल करेंगे। ये किलोवाट किसका, पावर का ही है, किलोवाट पावर का ही है, वाट भी पावर का ही है, जूल भी किसका है, जूल सेकेंड होता है, जूल जो है ये आपका वर्क का हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा और एनर्जी का हो जाएगा, वर्क और एनर्जी का मात्रक है। तो हमसे क्या पूछा, इंडस्ट्री में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इंडस्ट्री में हम लोग हॉर्स पावर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है आपका मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी एडिशन होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, इन दोनों का योग होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। ये होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मान आप लिखिए, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो हमेशा याद रखना ये दोनों मिला के बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों मिल के क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दोनों का मान जो है, योगफल जो है आपका काइनेटिक, आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का योगफल कहलाएगा। ठीक है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है आपका यांत्र, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गतिज और स्थितिज ऊर्जा। चलते अगले सवाल की तरफ। काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता मतलब बोल रहा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी होता है, ये ऊर्जा होता है अपना, ऊर्जा होता है। और ऊर्जा का यूनिट क्या क्या होता है, ऊर्जा का यूनिट होता है आपका जूल, जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, किलोवाट घंटा होता है, नहीं ये सब है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी, बोलते हैं एनर्जी होता है ये। ठीक है, दाब बराबर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, पी बराबर जो है वर्क अपॉन टाइम होता है। बल बराबर आपका जो है फोर्स इंटू, फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए। ठीक है, चलिए, तो हमसे क्या पूछा गया, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, तो ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर पूछता तो शक्ति हो जाता। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति विन्यास में, विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या है, देखिए जब भी किसी की स्थिति या आपके विन्यास में चेंजेस लाएंगे, उसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस लाएंगे उसमें, तो उसमें चेंजेस लाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो वस्तु की स्थिति जो होती है, ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें
स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये होगा, तो क्या स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी अगर उसकी, और अगर वस्तु गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहां बोल रहा है जो है कार्य करने का दर। ठीक, तो ये होता है अपना पावर, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपका ये होता है पावर, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। बल बराबर है फोर्स इंटू एक्सलेशन होता है। संवेग बराबर जो है आपका m इंटू वी है। ऊर्जा बराबर जो है कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हमसे पूछा है निम्नलिखित कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती, तो शक्ति जो है कार्य करने की दर कहलाएगी। ठीक, और शक्ति को हम लोग मापते हैं वाट में मापते हैं, जूल सेकंड में माप सकते हैं आप, जूल पर सेकंड, वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, हॉर्स पावर, इसमें मापा जा सकता है। तो इस सेशन के लिए इतने रहने देते हैं, अगले सेशन में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो हम लोग इसको आगे चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इसी तरह से।